Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of August 2022. तो गाइज आज है तारीख 11 अगस्त 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है वाल्मीकि नेशनल पार्क को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर पीवीटीजीज के बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है। पीवीटीजीज मतलब क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो यहाँ पर पीवीटीजी को लेकर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और फिर नीचे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये पीवीटीजीज हैं वो हमारे देश में 18 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर रहती हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि एक स्टैग्नेंट और जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है ये एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है पीवीटीजी स्टेटस को डिटरमाइन करने का। मतलब क्या है कि यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि मान लो कोई एक ट्राइबल ग्रुप है जिसकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है या फिर थमी हुई है एक जगह पर, तो वो भी कहीं ना कहीं पीवीटीजी के अंडर में आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पे टोटल आपको 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाई देखने को मिलते हैं हमारे देश में। चौथा स्टेटमेंट बोलता है एरुलर और कोंदा रेडी ट्राइब ये भी यहाँ पर पीवीटीजी के लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये तो हो गए 4 स्टेटमेंट। अब नीचे आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए बोलता है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी बोलता है 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी बोलता है 1, 2 एंड 4 या फिर ऑप्शन डी बोलता है 1, 3 एंड 4। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ में। अगर आप लोगों को वहाँ पे भी इसका आंसर नहीं मिल पाता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। तो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि देखो यहाँ पे जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ये मदर हैं और ये यहाँ पर सन हैं, यानी माँ बेटे हैं। तो माँ और बेटे दोनों ने मिलकर साथ में पीएससी एग्ज़ाम को अभी क्लियर किया है। और ये जो न्यूज़ है ये कल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में थी। लाइव मिनट, इकोनॉमिक टाइम्स और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने जो है इस आर्टिकल को डिटेल से कवर किया है। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये जो पिक्चर है ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। तो मैंने सोचा आपके साथ में डिस्कस किया जाए, क्योंकि एक चीज़ हम लोग थंबनेल के लिए अलग से लेकर आते ही हैं। तो देखो यहाँ पर जो मदर हैं उनकी एज है लगभग 42 ईयर और जो बेटे हैं और उनकी एज है लगभग 24 ईयर्स। तो दोनों ने साथ में एक साथ पीएससी एग्ज़ामिनेशन को क्लियर किया है। तो एक साथ आप समझ सकते हो कि पढ़ाई भी करी है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। अब जितनी भी फैसिलिटीज़ इन दोनों के लिए अरेंज करी गई थी वो यहाँ पर इन बेटे के फादर के थ्रू करी गई थी। फिर उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, क्या 42 ईयर्स तक ये पीएससी के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल थी? हाँ बिल्कुल एलिजिबल थी, तभी एग्ज़ामिनेशन हो पाया है। देन उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने क्लियर भी करके दिखाया है। तो क्या पता चलता है यार, एक डेडिकेशन भी होना चाहिए किसी चीज़ को लेकर। और एक वर्ड होता है पेशेंस, जिसकी कमी बहुत सारे लोगों के अंदर है। बट यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, ये पूरी लाइफ चेंज कर सकता है अगर किसी के अंदर पेशेंस आ जाता है। तो होता क्या है कि हम लोग भी यार सोचते हैं कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए, है ना, जल्दी ये निपट जाए, जल्दी ये भी हो जाए, जल्दी एग्ज़ामिनेशन हो जाए, जल्दी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और उसी जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर ही हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं ये करना, क्योंकि माइंड में बस खाली ये है कि यार जल्दी जल्दी बस कर लेना, निपटा लेना है। तो पेशेंस रखोगे ना, थोड़ा धैर्य रखोगे तो उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। पेशेंस जो है वो सोचने की क्षमता देता है।
वो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक मोटिवेटिंग सी स्टोरी थी जो कि मैंने आपके साथ में शेयर करी है। आप लोग भी यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे स्टोरी को लेकर। तो कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया है? केरला पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किया है, जो भी हमारे स्टेट जो पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। क्लियर हो गया? हार्डवर्क तो आप कर ही रहे हो ना, बस खाली थोड़ा सा पेशेंस और रखो, और फेलियर जो है वो तो आते रहते हैं। उन फेलियर से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जो भी फेलियर आएंगे लाइफ के अंदर वो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलता है। बहुत स्ट्रांग होते हो आप उस फेलियर से। वो फेलियर नहीं आएगा तो मतलब अगर फिर अचानक से कोई रास्ते में फेलियर आता है ना, तो वो चीज़ें झेल नहीं पाओगे। तो रास्ते में फेलियर आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। एक नॉर्मल लाइफ है यार, नॉर्मल लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है। डोंट बी अपसेट। आज यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार मेरा दिन बेकार है, आज मैं थोड़ा सा डाउनवर्ड सा फील कर रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मत सोचो, कल यहाँ पर अच्छा होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये ऊपर नीचे यार चीज़ें होती रहती हैं, सभी के साथ में होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई स्पेशल व्यक्ति है जिसके साथ में हो रही है, सभी के साथ में होती रहती हैं। ध्यान रखने वाली ये बात यह है कि इन चीज़ों से कभी भी अफेक्ट नहीं होना है। मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गया, बट यहाँ पर कोशिश की है कि काफ़ी सारे लोगों के जो इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आते हैं उनको रिप्लाई देने की, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं तो यही चीज़ रहता है कि मैं मतलब हार मान गया हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। मतलब एक बार मैंने अटैम्प्ट दिया था, सेकंड अटैम्प्ट दिया है मैंने, थर्ड अटैम्प्ट के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। क्यों नहीं तैयार हो यार? तैयार हो जाओ, थर्ड अटैम्प्ट के लिए भी क्यों नहीं देना है? देना है, आप दे सकते हो अटैम्प्ट। या फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं ये करना चाहता हूँ और प्रिपरेशन पहले मैं कर रहा था, 1 साल की प्रिपरेशन करी है, बट अब मैं ये काम करना चाहता हूँ, प्रिपरेशन नहीं करना चाहता। तो अगर आप लोग देखो कि हाँ मतलब जो दूसरा काम डिसाइड किया है उसके अंदर आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है कि हाँ यार मैं ये कर ही लूँगा, तो बात अलग है ना? तो आप लोग यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, जिसमें इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, बस खाली 2-4 लोगों को देख कर जा रहे हो कि यार ये कैसा यहाँ पर इसने काम स्टार्ट किया है, ये बढ़िया कर रहा है, तो वो चीज़ें हेल्प नहीं करेंगी आपको। ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। चलो फिलहाल नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज का ये वाला आर्टिकल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। क्या मेंशन किया गया है? देखो, जो जस्टिस ललित हैं इनके बारे में हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इनको अपॉइंट कर लिया गया है एज अ 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो, ये तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा वनडे एग्जामिनेशन के अंदर कि ये जो जस्टिस ललित हैं वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। लेकिन यूपीएससी के जब पैटर्न को हम लोग एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे करंट को देखते हुए उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बातचीत की जा रही है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप होने के काफ़ी सारे चांसेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इनका पूरा नाम है जस्टिस यू ललित, यानी उदय उमेश ललित। तो ये अपॉइंट कर लिए गए हैं एज अ 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिमाग में आता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को नीचे देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे अदर जजेस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा, इन सभी लोगों को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। बीच में एक प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बिल्कुल लास्ट में जो प्रेसिडेंट है वही यहाँ पर इन सभी लोगों को अपॉइंट करते हैं। ये सारी बातें कहीं हमारे संविधान में हैं? बिल्कुल है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मेंशन देखने को मिलेंगी। अब देखो, यहाँ पर जब भी कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होता है तो उसके पीछे 2-3 चीज़ों को फॉलो किया जाता है। सबसे पहली चीज़ देखो, आज के टाइम पर जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो तो यहाँ पर जस्टिस यू ललित यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। अभी फ़िलहाल ये वर्क करने लगेंगे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब हमारे एन वी रमन साहब रिटायर हो जाएंगे। तो करेंट टाइम पे अगर हम लोग अभी भी देखें तो अभी भी जो एन वी रमन साहब हैं वो हमारे 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब होता क्या है, जब किसी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना होता है ना, तो पुराने वाले का भी एक रिकमेंडेशन होना चाहिए। तो एन वी रमन साहब ने भी यहाँ पर रिकमेंड करा होगा कि हाँ जस्टिस यू ललित जी को CJI बनना चाहिए। तो पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाँ चलो, अब यहाँ पर हमारे पुराने वाले CJI ने रिकमेंडेशन दे दिया, ठीक है, ये बात पहुँची यूनियन लॉ मिनिस्टर तक।
अब वो लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं, वो अपनी इस रिकमेंडेशन को प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर लास्ट में एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, और फिर बिल्कुल लास्ट में जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर फाइनली साइन करके अपॉइंट कर लेते हैं हमारे सीजीआई को। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग देख पाओगे जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो इन्होंने यहाँ पर साइन कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर इनको अपॉइंट कर लिया है एज अ सीजीआई। क्लियर हो गया। आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पर सीजीआई का मेजर काम एक और देखने को मिलेगा। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, इनके अलावा बाकी सारे आपको जजेस देखने को मिलेंगे। तो जो बाकी सारे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है ना, उस अपॉइंटमेंट के अंदर भी हमारे सीजीआई का यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे, तो उसको समझते हैं। पहली चीज़ आपको ये तो क्लियर हो गया है ना कि सीजीआई कैसे अपॉइंट होता है, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सिस्टम वर्क करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। अब ये बात ज़रूर से ध्यान रखना कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर टोटल आपको 5 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, और इन 5 मेंबर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस 5 मेंबर में जो सबसे बड़े हेड होते हैं, यानी कि इस पूरे कॉलेजियम सिस्टम को जो हेड करते हैं वो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी 4 हमारे सीनियर मोस्ट जजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये 5 मेंबर का पूरा कॉलेजियम सिस्टम बना। अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये क्या करता है, ये आपस में बातचीत करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि किस जज को अपॉइंट करना चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पर कंसल्ट करने के बाद में ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। वो रिपोर्ट हमारे लॉ मिनिस्टर तक जाती है, फिर वही वाला प्रोसेस जाएगा जैसे सीजीआई के अंदर हुआ था। फिर लॉ मिनिस्टर क्या करेंगे, आगे प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, फिर लास्ट में प्रेसिडेंट हमारे बाकी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। तो ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, ध्यान रखना। तो मैंने आपको यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये भी बता दिया, साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट के बाकी अदर जजेस अपार्ट फ्रॉम द सीजीआई उनका कैसा अपॉइंटमेंट होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पर एक अच्छे से क्लैरिटी इसके बारे में मिल चुकी है। क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, कॉलेजियम सिस्टम का मेजर काम यही है जजेस को अपॉइंट करना और साथ ही साथ में जजेस को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। लेकिन अगले आर्टिकल पर आने से पहले यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। एक टारगेट रहता है हमारा, आज भी टारगेट है 5K प्लस लाइक का, तो डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर ये भी अचीव करवाना है, जैसा आप लोग डेली बेसिस पर इसको पूरा कर ही देते हो। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है दीपक यादव एजुकेशन, ये आपको प्रोफाइल मिलेगा, 8000 प्लस फॉलोवर्स हैं, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो पर्सनली मेरे साथ में। now आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अब यहाँ पर ये क्या न्यूज़ है, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने कुछ पैसा रिलीज़ कर दिया है स्टेट्स को, यानी स्टेट्स को कुछ पैसा दिया गया ताकि जो स्टेट्स हैं वो अपने खर्चे को थोड़ा सा बढ़ा सकें। अब ऑब्वियस ही बात है स्पेंडिंग के बारे में चर्चा की जा रही है, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे। सिंपल है, आगे आते हैं। तो हुआ क्या, कल के दिन, कल वेडनेसडे था, तो कल हमारी केंद्र सरकार ने लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पे रिलीज़ कर दिए हैं स्टेट्स को, यानी स्टेट्स को ये पैसा सौंपा गया, स्टेट्स को पैसा दिया जाने की बात की गई है। और ये जो डिवोल्यूशन किया गया है ना, जो पैसे देने की बातचीत की गई है, इस पैसे में क्या होगा, इससे यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो अपनी स्पेंडिंग को बूस्ट कर सकेंगे, जो भी पैसा खर्च रहे हैं उसको यहाँ पर बूस्टअप कर सकेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। बस इतनी सी बात यहाँ पर ध्यान रखना, और कुछ भी ऐसा आपको खास नहीं देखने को मिलेगा। तो एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल था, इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई थी, इतना सा ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले टाइम पर इसके बारे में कुछ डिटेलिंग्स निकल कर आ सकती हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो 2 महीने का बकाया था जो कि यहाँ पर एक बार में अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर पैसा रिलीज़ कर रही है स्टेट्स के पास में, वो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है ना। देखो जहाँ पर भी बहुत डिटेल में जाना होगा मैं वहाँ पे जाता हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। जहाँ छोटे छोटे आर्टिकल होंगे उनको भी मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, आप ही लोग यहाँ पे बोलते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कि जो छोटे आर्टिकल्स हैं, यानी कि जिसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, उसको भी यहाँ पर बता दिया करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर उसको भी हम लोग कवर कर लिया करेंगे, एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको हम लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पर क्या मेंशन किया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जुलाई 15 तक की बात की जा रही है
कि जो क्राइम अगेंस्ट वेमेन है, यानी कि वेमेन के अगेंस्ट में जो भी क्राइम हुआ है उसके अंदर 17% से बढ़ोतरी देखने को मिली है। 17% से इंक्रीमेंट हुआ है जो भी वेमेन के अगेंस्ट में यहाँ पर अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है। ठीक है ना। तो दिल्ली का ये पूरा का पूरा डेटा है और इस डेटा में यहाँ पर ये जो पिक्चर है, इसी पिक्चर से आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। ये जो नंबर है, ये नंबर सारी बातें बोल देते हैं। यहाँ पे जो आप लोग येलो कलर का बार देख रहे होंगे ना, ये वाला जो बार है येलो कलर का, उसमें डेटा दिया गया है 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का, साल 2021 का डेटा है वो। और जो आपको ये ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का बार दिख रहा है ना, इसमें साल 2022 का डेटा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। तो ये चीज़ें भी किसी चीज़ को डिनोट करती हैं। क्या 1 के अंदर रेप मेंशन है, तो रेप के जो केसेस हैं वो साल 2021 के अंदर लगभग 1033 थे। लेकिन जब आप लोग इसको साल 2022 में देखोगे ना, तो ये 1100 के आसपास होगा, यानी कि रेप के केसेस भी इंक्रीज़ हुए हैं। फिर उसके बाद में दूसरा आप देख पाओगे, जैसे विमेन को ऊपर असॉल्ट करना, तो असॉल्ट के जो केसेस हैं वो पहले यहाँ पर 1244 थे, जो कि इंक्रीज़ होके 1480 पहुँच गए। वैसे ही आप देख पाओगे इंसल्ट के केसेस, तो ये पहले 229 थे, ये 225 हो गए। तो कहीं पर आप केसेस कम देखोगे, कहीं पर बढ़ गए। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग सिनेरियो देखते हैं ना, तो जो क्राइम है विमेन के अगेंस्ट में वो ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल जब आप लोग डेटा देखोगे तो यहाँ पर बताया गया टोटल नंबर ऑफ क्राइम जो विमेन के अगेंस्ट में है वो साल 2021 में 6747 के आसपास था, जो कि अभी साल 2022 में इंक्रीज़ होकर 7887 के आसपास केसेस पहुँच चुके हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हाँ, क्राइम अगेंस्ट वेमेन रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, वो ऊपर वाली है कि कौन कौन से केसेस जो हैं, किस किस केस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो बातें बताई गई हैं, जैसे मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो हमने करंट इशू को पढ़ लिया, इसका कुछ बैकग्राउंड पोर्शन हम लोग कवर करते हुए चलेंगे कि जो भी यहाँ पर वेमेंस के रिगार्डिंग क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में कवर करेंगे। देखो होता क्या है ना, रिसेंटली अभी तक का जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास में NCW का, NCW क्या है, नेशनल कमीशन फॉर वेमेन, इनकी एक रिपोर्ट आती है नवंबर में, तो अभी नवंबर में आएगी। तो अभी जो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास में वो ये वाला डेटा अवेलेबल है, जो कि अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन ने यहाँ पर मेंशन किया है कि वेमेन के प्रति जो क्राइम हो रहे हैं ना, उसकी जो कंप्लेंट है वो पिछले कुछ टाइम पे हमें बढ़ती हुई नज़र आई हैं। साल 2021 का पूरा जब आप लोग डेटा देखोगे तो 46% से कंप्लेंट बढ़ी हैं जो कि वेमेंस ने दर्ज करवाई हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनके प्रति कोई ना कोई क्राइम हुआ, कोई अपराध हुआ, कोई हिंसा हुई है, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाई। तो वो जो कंप्लेंट हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुए हैं, 46% से इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ऐसा यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट बताती है। कौन बताता है? नेशनल कमीशन फॉर वेमेन, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ध्यान रखना। अब नेशनल कमीशन फॉर वेमेन नाम से पता चल रहा है वेमेन के लिए वर्क करती होगी, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रख लेना ये बॉडी कौन सी बॉडी है, स्टैचुरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये जो कमीशन है ना, इसको सेटअप किया गया था एज अ स्टैचुरी बॉडी जनवरी 1992 में। अब नेशनल कमीशन फॉर वेमेन एक्ट 1990, ये जो हमारे पास एक्ट है ना, ओवरऑल इस एक्ट के माध्यम से हम लोगों ने इस वाले कमीशन को बनाया। अब होता क्या है यहाँ पर, इस कमीशन का मेजर फोकस ये है कि वेमेन को एक प्रोटेक्शन दी जाए और वेमेन के प्रति वेमेन को यहाँ पर एक इक्वालिटी और इक्वल पार्टिसिपेशन की तरफ आगे बढ़ाया जाए। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखो मेंशन किया जाता है इसी नेशनल कमीशन फॉर वेमेन के थ्रू कि जो वेमेन के प्रति क्राइम्स हो रहे हैं वो क्राइम्स अलग अलग सेक्टर में देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर वेमेन की मर्यादा के खिलाफ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारा वायलेंस देखना, तो उस वैसे केसेस भी आ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के आ रहे हैं, घरेलू हिंसा के आ रहे हैं, है ना। जो मैरिड वेमेन हैं उनको हैरेस किया जा रहा है, प्लस डॉरी हैरेसमेंट आ रहा है, यानी कि दहेज के लिए ये जो दहेज वाले केसेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं, मॉलेस्टेशन के केसेस देखने को मिल जाते हैं, रेप के केसेस देखने को मिल जाते हैं, साइबर क्राइम के केसेस देखने को मिल जाते हैं। तो इन सभी जब हम लोग अलग अलग कैटेगरी की बात करते हैं ना, तो इन सभी कैटेगरी के अंदर जो कंप्लेंट्स है वो पिछले कुछ टाइम पे इंक्रीज़ हुई हैं। अगर हम लोग स्टेट वाइज डेटा देखें तो कौन से राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर करी गई हैं, तो यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 10,084 के आसपास यहाँ पर केसेस को, कंप्लेंट्स को रजिस्टर किया गया था। दिल्ली के अंदर 2,147, हरियाणा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। ये डेटा एक ऐसा डेटा है जो कि आप लोग डायरेक्टली, ध्यान रखना, डायरेक्टली आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने क्वेश्चन के अंदर। तो मैं जहाँ पर भी जो डेटा डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है वहीं पे बता देता हूँ, तो आप लोग उस चीज़ को प्लीज़ नोट डाउन करके रख लिया करो, आपको हेल्प करेगा। तो ये बात हो गई।
फिर उसके बाद में ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है क्या? देखो, यानी कि वुमेन के प्रति हिंसा होना। अब वो हिंसा जो है अलग अलग प्रकार की देखने को मिल जाती है, सोशल भी, इकोनॉमिक, डेवलपमेंट, लीगल, एजुकेशनल, तो बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाती हैं। इससे क्या होता है ना, यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, फिजिकली और मेंटली दोनों यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है वेमेन के ऊपर। वेमेन मेंटली हार्म हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप कह सकते हो मेंटल कंडीशन ज़्यादा सही नहीं रहती है, वेमेन सफ़र कर रही होती है इतनी सारी प्रॉब्लम से। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और कोविड-19 के टाइम पर हमें कुछ डेटा ये बताता है कि कोविड-19 जैसे स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन्स वगैरह लगे, तो जो वायलेंस है अगेंस्ट वेमेन और गर्ल्स ये और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो चुका है, ये और ज़्यादा बढ़ चुका है। खासकर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, वो तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है कोविड-19 के टाइम पर, ऐसा भी यहाँ पर ये रिपोर्ट बताती है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात जेंडर डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि देखो, आज के टाइम पर एक जेंडर गैप बहुत बड़ा है, वेमेन और मैन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर वेमेन की साइड से मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वेमेन रिटेलिएशन नहीं करती, ठीक है ना, वापस यहाँ पे पलट के कुछ नहीं कहती है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी वेमेन यहाँ पर चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं। तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। फिर उसके बाद में सोसाइटल एटीट्यूड, क्या क्या होता है, कभी कभी ना कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाए वेमेन के साथ में, उसके बावजूद भी यहाँ पर वो कोई बाहर प्रॉब्लम निकल कर नहीं आती है या कंप्लेंट वगैरह दर्ज नहीं करवाती है, क्यों? सोसाइटी की वजह से, कि सोसाइटी क्या सोचेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। फिर बात की जाती है कि इस वायलेंस को कम करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम लोग बात करते हैं दुनिया भर के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव चलाए गए हैं, तो दुनिया भर के अंदर एक इनिशिएटिव है स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, स्पॉटलाइट इनिशिएटिव किस चीज़ के संबंध में है? तो वेमेन के प्रति जो वायलेंस हो रहा है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इस इनिशिएटिव को लिया गया था। जो यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड नेशन है, उन सब ने मिलकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में एक दिन आता है नवंबर में, 25 नवंबर को, वो है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन। वेमेन के अगेंस्ट में वायलेंस को ख़त्म किया जाए, इसके लिए यहाँ पर इस डे को भी ऑब्जर्व किया जाता है। फिर उसके बाद में ये तो मैंने आपको बताया ग्लोबल इनिशिएटिव के बारे में कि दुनिया भर कौन कौन से स्टेप उठा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में। तो इंडिया के अंदर कौन कौन से इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे? देखो, सबसे पहली बात, संविधान के अंदर प्रोटेक्शन सभी लोगों को मिली गई है। संविधान के अंदर आपको पता है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। तो यहाँ पर इन फंडामेंटल राइट्स में ये गारंटी देता है सभी लोगों को, जैसे कि आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके बारे में बात करता है, नहीं भेदभाव ना हो। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 आपको देखने को मिल जाएगा, वेमेन के फेवर में बात करता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि वेमेन के प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये इंडिया के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स के बाद आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता होगा। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें भी यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जो आर्टिकल 51 क्लॉज ए है, ये यहाँ पर बोलता है कि जो भी प्रैक्टिस की जा रही है, जो भी यहाँ पर अभद्र काम किया जा रहा है वेमेन की डिग्निटी के खिलाफ, वेमेन की मर्यादा के खिलाफ, उसकी गरिमा के खिलाफ, वो उस सब चीज़ों को यहाँ पर रोका जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है हम लोगों की। फिर उसके बाद में लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के बारे में बात करें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि संविधान के अंदर क्या क्या डिस्कशन है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास क्या क्या एक्ट हैं, क्या क्या कानून हैं जिससे हम लोग वायलेंस अगेंस्ट वेमेन को रोक रहे हैं। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा वो है प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है पिछले साल। यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस को, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक्ट है। उसके बाद में डॉरी प्रोहिबिशन यानी दहेज प्रथा को रोकने के लिए यहाँ पर ये एक्ट है। फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वेमेन वाला आपको देखने को मिलेगा। मान लो कोई वेमेन वर्क प्लेस है जहाँ पर काम कर रही है, वहाँ पर उसके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा यहाँ पर है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि जो पोक्सो एक्ट है वो, ठीक है ना, ये 18 साल से कम उम्र वाले यहाँ पर बच्चों को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। क्लियर हो गया? तो ये कुछ आपको लॉज वगैरह देखने को मिल जाते हैं वेमेन अगेंस्ट क्राइम। यानी ये डेटा पूरा का पूरा ये आर्टिकल 360 डिग्री के अंदर कवर कर लिया गया है। जितने एस्पेक्ट्स निकल सकते थे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था, सब कुछ कवर हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ पेज नंबर 6 पर आपको यहाँ पर ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर, जो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, प्लस यहाँ पे पर्सनैलिटी इन न्यूज़, ये 2 टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो वहाँ से आप लोग इस आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। क्या मेंशन किया गया है? देखो, न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो कैनन होता है, कैनन मतलब तोप जो होती है, जो हम लोग युद्ध वगैरह में यूज़ करते हैं, तोप का,
जो तोप के रिमेन्स हैं, जो तोप का यहाँ पर बचा कुची कुछ चीज़ें हैं, वो यहाँ पे अभी केरला के तालीपरम्बा के अंदर पाई गई है। और वो क्या है ये आप देख पाओगे, वो ये हिस्सा देखने को मिलेगा। बोला ये जा रहा है ये एक ऐसा मतलब तोप का हिस्सा है कि वो जो तोप है वो टीपू सुल्तान के पीरियड के टाइम की तोप थी, और उसी तोप का ये बैरल है, आगे का बैरल होता है ना, तो उसी तोप का ये बैरल आपको देखने को मिल जाएगा। ये डिस्कवर किया गया है केरला में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये जो कैनन का बैरल आपको देखने को मिल रहा है, इसका यूज़ किया गया था टीपू सुल्तान के टाइम पर, ऐसा यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है। हालांकि इसके ऊपर और भी अभी रिसर्च एनालिसिस बाकी है, बट यहाँ पर फिर भी एक ठोस तरीके से ये बात रखी जा रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि इसके अलावा भी काफ़ी सारी रिसर्च यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इस वाले एरिया में टीपू सुल्तान ने कुछ टाइम पर राज किया था, मतलब इस रीजन को यहाँ पर इन्वेड किया था टीपू सुल्तान ने, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो अभी यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसी वाले आर्टिकल के अंदर एक और चीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है, वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर बोल दिया गया है कि आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को और एक्सकेवेट करो और इसके बारे में रिसर्च करो, और फिर उसके बाद यहाँ पर और डिटेल एनालिसिस हमारे पास में आने वाले टाइम पर आएगा। तो एक छोटा सा आर्टिकल था। अब ओवरऑल इस पूरे आर्टिकल में से अगर हम लोग निकालें जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो सबसे पहली चीज़ पर्सनैलिटी इन यूज़ यानी कि टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बॉडी के बारे में, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। तो जब हम लोग इनकी एक ब्रीफ प्रोफाइल देखते हैं तो इनका जन्म होता है नवंबर 1750 के अंदर। टीपू सुल्तान हैदर अली सन के बेटे थे और एक ग्रेट वॉरियर भी थे। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। ये लास्ट वाला पॉइंट ध्यान रखने वाला है। इसको यहाँ पे जो जन्म की डेट है ना, वो नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी चलेगा, वो नहीं पूछी जाती है। फिर उसके बाद में मेंशन किया जाता है यहाँ पर वेल एजुकेटेड थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, काफ़ी सारी भाषाएं जानते थे, अरेबिक, पर्शियन, कैनरीज, उर्दू, ये सारी चीज़ों के अंदर ये काफ़ी फ्लुएंट थे, आराम से बोल सकते थे। प्लस मैसूर और ज़्यादा मजबूत होता हुआ रहा इनके लीडरशिप के अंडर में। खासकर यहाँ पर जो इनके पिता थे हैदर अली, इनके अंडर में यहाँ पर क्या होता है, मैसूर और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ये लीड कर रहे होते हैं। इन्होंने मैसूर के ऊपर रूल किया लगभग 1761 से लेकर 1782 तक। फिर उसके बाद यहाँ पर इनके बेटे टीपू सुल्तान ने रूल किया 1782 से लेकर 1799 तक। तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। प्लस यहाँ पर टीपू सुल्तान ने बहुत सारे नए नए इनोवेशंस, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस यहाँ पर किए। उसके बाद में यहाँ पर जैसे देख पाओगे एक कैलेंडर लेकर आए थे, लूनी सोलर कैलेंडर लेकर आए, नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लेकर आया गया। और फिर इन सब चीज़ों की वजह से मैसूर की जो सिल्क इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लगी थी। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन रहा है टीपू सुल्तान का। उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि जैसा वेस्टर्न मिलिट्री मेथड्स था, यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ कुछ मिलिट्री मेथड्स का इस्तेमाल कर रही थी, रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रही थी, अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी, तो वैसे हथियार यहाँ पर इन्होंने अपने फोर्सेस के अंदर लाने स्टार्ट करे। हालांकि यहाँ पर एक तरफ हमारे वॉर के अंदर जो एलिफेंट्स उनका यूज़ तो होता था, उसके अलावा कुछ हथियार वगैरह भी यहाँ पर उन्होंने अपने फोर्सेस के अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें पता था कि जो फोर्स है बेसिकली वो एक, यानी कि जो हमारी आर्मी वगैरह है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आर्म्ड फोर्स को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ किया गया है टीपू सुल्तान के थ्रू। जैसे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी है पूरी आर्मी, एक आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया था पूरे के पूरे यूरोपियन मॉडल के बेसिस पर। वहाँ पे जो कमांड वगैरह है वो कमांड वगैरह पर्शियन वर्ड्स के अंदर रखी गई थी। देन उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने फ्रेंच ऑफिसर की मदद ली ताकि अपने सोल्जर्स को ट्रेन कर सकें। इन्हें पता था कि जो नेवल फोर्स है बेसिकली उसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा होता है, तो उससे यहाँ पर काफ़ी हद तक जागरूक थे। तो इसी वजह से अपनी फोर्सेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए ये चले गए। उसके बाद इन्होंने 3 डॉकयार्ड भी बनाया, मैंगलोर, वाजिदाबाद, मौलिदाबाद, यहाँ पे डॉकयार्ड्स बनाए गए जहाँ से जहाज़ निकलते हैं। प्लस काफ़ी सारे बैटल शिप्स की प्लानिंग यहाँ पर इन्होंने की, काफ़ी सारे बैटल शिप्स को बनाया, बड़े बड़े फ्रीगेट्स यहाँ पर बनवाए, यानी कि जो जहाज़ होते हैं जो कि युद्ध के अंदर यूज़ किए जाते हैं। हालांकि इन चीज़ों का कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो इतना फल नहीं मिला, ऐसा भी यहाँ पर डायरेक्टली बोला जाता है। होता यहाँ पर यह है कि टीपू सुल्तान काफ़ी सारी वॉर भी लड़ते हैं। मराठास के अगेंस्ट में यहाँ पर एक लड़ाई लड़ी जाती है 1767 में। फिर उसके बाद में यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर होती है, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रोल होता है टीपू सुल्तान का। देन उसके बाद में 4 और वॉर हम लोग देख पाते हैं जो मैसूर के साथ में लड़ी जाती हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापतम और फिर सब्सिडरी अलायंस। कुछ इस प्रकार की चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये सारी घटनाएं कब होती हैं, 1767 से लेकर 1769 तक। फिर उसके बाद 1799 तक सब्सिडरी अलायंस यहाँ पर आ जाता है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। जो लास्ट बैटल थी, बैटल ऑफ सेरिंगापतम, यहाँ पर आप कह सकते हो टीपू सुल्तान मारे जाते हैं
अपनी कैपिटल सेरिंगापतन को डिफेंड करते करते, तो ये बात यहाँ पर मेंशन की जाती है। फिर उसके बाद में टीपू सुल्तान के संबंध में कुछ और पॉइंट्स ही मेंशन किए जाते हैं। पॉइंट्स यहाँ पर यह हैं कि सबसे पहली बात, साइंस एंड टेक में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसको लेकर काफ़ी काम किया, रॉकेट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी हद तक काम किया है। प्लस इन्होंने एक मैनुअल लिखा था फतुल मुजाहिदीन, जो कि यहाँ पर बात करता है रॉकेट के ऑपरेशंस के बारे में, ऐसा भी यहाँ पर बोला जाता है। प्लस उसके बाद में यहाँ पर जो ट्री ऑफ लिबर्टी है वो यहाँ पर प्लांट किया गया था, यानी कि ट्री ऑफ लिबर्टी इनके थ्रू यहाँ पर उगाया गया था सेरिंगापतम के अंदर, तो ये भी यहाँ पर बातें बताई जाती हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर गूगल पर मिली हैं टीपू सुल्तान के बारे में, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर दी हैं। तो प्रीलिम्स के अंदर पॉसिबिलिटी एक क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन बनते रहते हैं। टीपू सुल्तान पिछले साल भी चर्चा में थे एक इशू को लेकर, तो इसकी वजह से यहाँ पर वो न्यूज़ में थे, ध्यान रख सकते हो। बाकी यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, इस आर्टिकल से आपको कवर करना है, वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बोला गया कि भाई आप इसके बारे में और रिसर्च करो और चीज़ें हम लोग को बताओ। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मेजर काम यही है कि रिसर्च एनालिसिस करना, एक्सकेवेशन करना, उस एरिया की खुदाई करना। पुराने ज़माने की बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती रहती हैं, पॉट्स, पॉटरीज, ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, वो सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही ढूंढ के निकालता रहता है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। इस बॉडी को फाउंड किया गया था 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम के थ्रू, और एलेक्जेंडर कनिंघम ही पहले डायरेक्टर जनरल बने थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूपीएससी ने खुद साल 2004 में क्वेश्चन पूछा था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अटैच्ड ऑफिस है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो सिंपल सी बात है, नीचे ऑप्शन दिए गए कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखो, इसके बारे में मैंने आपको लगभग आज से 15 दिन पहले पढ़ाया था। इनफैक्ट थंबनेल भी लगा होगा, आप लोग देख सकते हो थंबनेल मैंने इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में लगा रखा है पिछले कुछ वीडियो में। रिसेंट टाइम पर एक केस काफ़ी चर्चा में आया था, एक ट्रांसजेंडर का। तो यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर है जिनका नाम है एडम हैरी। तो क्या होता है, यहाँ पर इनका सपना होता है पायलट बनने का, लेकिन जो डीजीसी है, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि हमारे पूरे के पूरे एयरलाइन सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करता है, तो डीजीसी ने यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जिसके बेसिस पर एडम हैरी पायलट नहीं बन पाए थे। उसके बाद जोमेटो वगैरह में काम करना पड़ा कुछ टाइम तक, क्योंकि इनको क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था एक पायलट बनने का। तो यहाँ पे फिलहाल रिसेंट डेज़ में ये केस चर्चा में आता है, और उसके बाद यहाँ पर एडम हैरी की जीत होती है। तो एडम हैरी यहाँ पर खुद एक स्टेटमेंट देते हैं, ये बोलते हैं कि देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजीसीए ने अपने खुद के स्टांस चेंज कर लिए हैं। खुद यहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें वो बदल दी गई हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है, और ये चीज़ें ट्रांसजेंडर को ना केवल एंकरेज करेंगी, साथ ही साथ वो अपने जिनका भी ड्रीम है पायलट बनने का, उस ड्रीम को अचीव करवाने में मदद भी करेंगे, क्योंकि ट्रांसजेंडर को अलाउ किया गया है। देखो पहले भी अलाउ था, डीजीसीए ने रिसेंटली स्टेटमेंट ये दिया कि ट्रांसजेंडर पहले भी अलाउ हैं, लेकिन इनके केस में क्या हुआ था, इनके केस में ये हुआ था कि इन्होंने हार्मोन थेरेपी करवा रखी है। अब जब हार्मोन थेरेपी यहाँ पर इन्होंने करवाई थी ना, तो फिर उसके अंदर रेगुलर बेसिस पर मेडिसिन वगैरह चलती रहती है, मेडिकेशन रेगुलर चलता रहता है। लेकिन डीजीसीए के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर अगर पायलट बनना है तो यहाँ पर वो जो मेडिकेशन है वो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, रेगुलर आपको कोई मेडिकेशन चलना नहीं चाहिए। तो वो यहाँ पर एक इशू अटक रहा था, बट जो कि बाद में रिजॉल्व हुआ। उसके बाद ट्रांसजेंडर्स को, मतलब बीच में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए कि ट्रांसजेंडर को अलाउ नहीं किया जा रहा है एज अ पायलट, बट वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद में जो ट्रांसजेंडर पायलट्स हैं उनके लिए भी एक डोर ओपन हो चुका है। जिनका सपना है पायलट का, वो भी यहाँ पर अपने चॉइस वाली जो काम है वो बेसिकली यहाँ पर अपने करियर की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो वो बात यहाँ पर बताई गई है छोटे से आर्टिकल के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सको। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से डीजीसीए काफ़ी चर्चा में है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये आखिरकार क्या है, मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे है कि आपने एक क्वेश्चन देखा, यूपीएससी ने पूछा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट डीजीसीए से संबंधित यह है कि डीजीसीए जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर में आता है। डीजीसीए एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हमारे पूरे एयरलाइन सिस्टम्स को रेगुलेट करने का काम करती है। जो सेफ्टी इश्यूज़ हैं उसको यहाँ पर डील करने का काम करती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस को रेगुलेट किया जाए। जो भी यहाँ पर इंडिया से आ रही हैं, इंडिया से जा रही हैं, उन सभी सिविल एयर रेगुलेशंस को लेकर ये वर्क करता है, सेफ्टी को ध्यान में रखता है। प्लस जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास में सिविल
एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बैठी है और पूरे दुनिया भर के एयरलाइन सिस्टम को रेगुलेट करने का काम कर रही है, उसके फंक्शंस के साथ में मिलकर काम करता है हमारा DGCA। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। अभी आपको पता है UPSC ने साल 2022 की, मैं इसी बार के प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर क्वेश्चन आया था। आपने देखा होगा, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा बता देना। हाँ मुझे पता है कि हाँ आंसर आया था, मैंने डिस्कस भी किया है आपके साथ में जब पूरा पेपर एनालिसिस किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एक वैक्सीन के बारे में चर्चा की जा रही है, वो है कॉर्बीवैक्स। तो जो कॉर्बीवैक्स है इसको अप्रूवल मिल गया है एज अ प्रिकॉशन डोज, यानी कि आपने कोवैक्सीन या कोविशील्ड कोई भी वैक्सीन लगा रखी है, उसके कुछ टाइम बाद आप लोग यहाँ पर कॉर्बीवैक्स का भी यूज़ कर सकते हो। अब कॉर्बीवैक्स यहाँ पर आपको कोविड होने से बचाएगा, ठीक है ना। तो वो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब ये क्या होता है, कैसे काम करेगी कॉर्बेवैक्स, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे का जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो वैक्सीन है ये इंडिया की खुद की डेवलप करी हुई वैक्सीन है, जिसको हम लोग कॉर्बेवैक्स के नाम से जान रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो वैक्सीन है एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इसको बनाया गया है SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन ऑन द वायरस सरफेस से। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, आपने देखा कोरोना वायरस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइक्स लगे हुए हैं, ऐसे कांटे की तरह स्पाइक्स लगे हुए हैं ना, देखा होगा आपने, ऐसे करके स्पाइक्स लगे हुए हैं इस कोरोना वायरस के ऊपर। अब हुआ क्या है, ये तो वायरस है, इसके ऊपर स्पाइक्स भी लगे हुए हैं, ये स्पाइक प्रोटीन कहलाते हैं। तो ये जो कॉर्बेवैक्स वैक्सीन बनाई गई है ना, ये इस वाले स्पाइक प्रोटीन से बनाई गई है, ऊपर वाले जो कांटे हैं ना इसी से बनाई गई है। होगा क्या, इस स्पाइक प्रोटीन को यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी कोशिकाओं से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, तो सेल्स के अंदर ये प्रोटीन डाल दिया जाएगा और ये जो प्रोटीन है फिर ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये हमें कोविड से बचाएगा। तो आपको कोई वेट भाई, आपने वायरस डाल दिया हमारी बॉडी में और उसके बाद कह रहे हो कि बचाओगे वायरस से, नहीं ऐसा नहीं है, वायरस नहीं डाला है, ये जो ऊपर का स्पाइक है, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन है, उसका यहाँ पे यूज़ किया गया है SARS-CoV-2 से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो प्रोटीन है ना, ये अगर अकेला सिर्फ ऊपर जो वाला हिस्सा जो है वो अगर बॉडी के अंदर डाला जाए तो ये हार्मफुल नहीं है। बाकी जो वायरस है वो ख़त्म है, इसमें से वायरस नहीं है, सिर्फ ऊपर का प्रोटीन है। अगर वायरस होता तो डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है वो तो हार्मफुल होता, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। अब क्या होगा, जब वो प्रोटीन बॉडी में जाएगा ना, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर डिजीज़ थोड़ी सी बढ़ेगी, मतलब वो इतनी खतरनाक नहीं है, तो यहाँ पर इतना हार्मफुल नहीं है जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इससे क्या होगा, आपका इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, यानी कि उस स्पाइक प्रोटीन जैसी बॉडी के अंदर गया वैसी आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। इम्यून रिस्पॉन्स जैसे ही बढ़ेगा मतलब क्या है, आप वायरस को ख़त्म करने की क्षमता रख पाओगे। तो जब कोई रियल वायरस आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर आप कह सकते हो ऑलरेडी आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल रेडी है और इसकी वजह से यहाँ पर आप ज़्यादा बीमार पड़ोगे नहीं, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। तो बेसिकली इसी वजह से बोला गया एक प्रिकॉशन डोज है, बस खाली आप यहाँ पर इसको एज आ ले सकते हो डोज, जो कि आपको यहाँ पे एक प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। तो ये कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के अंदर होने वाला है। अब कॉर्बेवैक्स और बाकी सारे कोविड-19 वैक्सीन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सबसे पहली बात, जब हम लोग वैक्सीन्स की बात करते हैं तो वैक्सीन यहाँ पर आपको 3 प्रकार की देखने को मिलती हैं। एक होती है mRNA वैक्सीन, दूसरी होती है वायरल वेक्टर वैक्सीन और तीसरी होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब इसका मतलब क्या है, देखो mRNA वैक्सीन जो है ना, ये काम करती है mRNA का इस्तेमाल करके। अब जैसे कि आपके पास आपकी बॉडी के अंदर DNA देखने को मिलता है, वैसे ही RNA देखने को मिलता है। DNA क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA क्या है, DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है और RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो RNA का ही एक हिस्सा आपको mRNA देखने को मिलता है। mRNA क्या होता है, ये बेसिकली मैसेंजर होता है, यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या काम करता है, ये हमारे DNA को, mRNA क्या करता है, DNA को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई आप काम करो, और उसके बाद mRNA यूज़ किया जाता है ताकि एक प्रोटीन बॉडी के अंदर बनाया जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक होती है mRNA वैक्सीन, दूसरा यहाँ पे वायरल वेक्टर वैक्सीन होती है। वायरल वेक्टर वैक्सीन यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पे अलग अलग वायरस का कुछ डिफरेंट वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में एक होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर हम लोग वायरस का इस्तेमाल करते हैं, वायरस के जो बेसिकली किल्ड पार्टिकल, जो मरे हुए पार्टिकल्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है,
ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग देख पाओगे। अब कॉर्बीवैक्स इसमें से कौन सी वैक्सीन है, तो कॉर्बीवैक्स mRNA और वायरल वेक्टर जैसी वैक्सीन देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी हम लोग बेसिकली स्पाइक प्रोटीन को ही केवल टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एक अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है, इस वाली न्यूज़ को आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। क्या न्यूज़ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने मिलकर यहाँ पर दोनों साइन कर रहे हैं एक फिल्म ट्रीटी को। तो अभी फ़िलहाल एक अप्रूवल मिला है हमारे कैबिनेट की साइड से कि हम दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर ऑडियो विजुअल कंटेंट का प्रोडक्शन करेंगे। तो ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन किया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के थ्रू साथ में मिलकर। तो ये बेसिकली इसको लेकर एक एग्रीमेंट होने वाला है, जिसको लेकर अभी चर्चा की गई है। क्लियर हो गया। तो हमारी जो फिल्म्स इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, वैसी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इंडिया भी काफ़ी आगे है इसके अंदर। हम लोग यहाँ पर जो कंटेंट है उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं चीप कॉस्ट में, ठीक है ना, एक अच्छे प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो इंडिया भी एक डेस्टिनेशन बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए डेस्टिनेशन बन जाएगा। साथ में मिलकर दोनों यहाँ पर फिल्म ट्रीटी जब साइन करेंगे तो मतलब जो ऑडियो और विजुअल वाला कंटेंट होता है वो साथ में प्रोड्यूस करेंगे, जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आता है। बस खाली सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। इसके बगल में आपको एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर यह है, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स PMAY अर्बन स्कीम। तो सरकार ने अभी, हमारी यूनियन कैबिनेट ने फिर से एक अप्रूवल दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को लेकर। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आगे अर्बन लिखा है। एक आपको रूरल सेक्टर वाली देखने को मिलेगी जो कि गांव के लिए काम करती है, ये बेसिकली शहर वाले सेक्टर के लिए काम करती है। तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूवल दिया कि अब ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको हम लोग दिसंबर तक बढ़ा रहे हैं। 31 दिसंबर 2024 तक ये जो स्कीम है ये वर्क करेगी। इस स्कीम को पर्टिकुलरली लॉन्च किया गया था साल 2015 में। मकसद ये था कि हम लोग यहाँ पे जो शहर के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, उनको हम लोग बेसिकली यहाँ पर अफोर्डेबल वे में एक घर प्रोवाइड करवा सकें, और ये हमारा एक टारगेट रहा है इसके अंदर। मैं आपको थोड़ा और डिटेल से लेकर चलता हूँ इस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, रिसेंटली पता है जून का महीने में इस पूरे योजना को 7 साल भी पूरे हो चुके हैं सक्सेसफुली यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करे हुए। इस पूरे स्कीम के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है वो लगभग 8.31 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इस स्कीम के अंदर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि हम लोग 122 लाख हाउसेस प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें से यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि अभी 61 लाख जो हाउसेस हैं उनको कंप्लीट कर लिया गया है और बेनिफिशरीज तक डिलीवर कर दिया गया है। तो काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे घर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं शहर के अंदर में इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है। इसका काम क्या है कि देखो, जो होम लोन्स होते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल कर देना, हर व्यक्ति यहाँ पर होम लोन्स को अफोर्ड कर पाए और यहाँ पर एक तरीके से घर को ले पाए। प्लस यहाँ पे जो होम लोन्स वगैरह मिल रहे हैं, जब ऑब्वियस ही बात है लोन लिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट चुकाना होगा, तो उस इंटरेस्ट पर भी काफ़ी सारी छूट वगैरह देने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो होम लोन्स को अफोर्डेबल बनाने का काम करता है। बेनिफिशरीज़ की बात करें तो कौन कौन यहाँ पर इसका बेनिफिट ले रहा है, तो ये जो मिशन है ना, ये बेसिकली यहाँ पर जो शहर के अंदर घरों का शॉर्टेज है उसको पूरा करने का काम कर रहा है। इसके अंदर 3 कैटेगरीज़ के लोगों को कवर किया गया है, EWS, LIG और MIG। यानी कि EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी मैक्सिमम जो सालाना इनकम है 3 लाख है, उनको कवर किया गया है। लो इनकम ग्रुप वाले को कवर किया गया है जिनकी सालाना इनकम 6 लाख रुपये है। और मिडिल इनकम ग्रुप यानी MIG फर्स्ट और सेकंड 2 कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली जिनकी सालाना इनकम 18 लाख रुपये देखने को मिल जाती है, इन सभी लोगों को इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कवर किया गया है, ऐसा आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अब जो ये बेनिफिशरीज़ होंगे ना, इसके अंदर हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड सन हो सकता है, यानी कि जिसकी शादी ना हो, या फिर जिसकी शादी ना हो वो बेटी भी हो सकती है। तो इन सभी लोगों को इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कवर किया गया। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नाउ चलते हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। एडिटोरियल्स पर आज हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या है इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के अंदर, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर ये पूरा आर्टिकल आया है। नंबर 2, एडिटोरियल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 से संबंधित। देखो, कोविड-19 यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से फैला था, एक पैंडेमिक था, बट यहाँ पर वो एपिडेमिक हो चुका है, एंडेमिक हो चुका है या क्या हो चुका है, उसके बारे में एक आर्टिकल लिखा गया है।
तो उनके जो ऑथर हैं वो बेसिकली वो खुद यहाँ पर डिजीज़ स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इस आर्टिकल को भी डिटेल से कवर करेंगे। तो एक अच्छा आर्टिकल ओवरऑल इसको कवर किया जाएगा। थर्ड, यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर। तो एक अच्छा एडिटोरियल यहाँ पर लिखा गया है किस चीज़ को लेकर। रिसेंटली हम लोगों ने देखा शिंजो एबे साहब, जो कि यहाँ पर जापान के फॉर्मर पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, तो इनको मार दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी में काफ़ी कमी थी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए वो यहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं। तो चलो फिर डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है सबसे पहले उसको भी कवर करना ज़रूरी है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसको आप लोग बहुत आराम से लिख सकते हो। मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है नीड ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फॉर इंडियन इंडस्ट्री क्रिटिकली एनालाइज। यानी कि देखो, भारत की यहाँ पर इंडियन स्पेस लगा लेना आगे, भारत की जो स्पेस इंडस्ट्री है उसके अंदर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को आप लोगों को बहुत डिटेल से बताना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, आलोचना नहीं करनी है, डिटेल्स यहाँ पर आपको यहाँ पे बताना है। बता सकते हो SSLV क्या है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, भारत कितना कुछ कर सकता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है ना। एक अलग से वीडियो बना रखा है, चाहे आप लोग सर्च करना मिशन SSLV करके बाय दीपक यादव सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगा, 13-14 मिनट का है। तो आप लोग इसके ऊपर आंसर लिखना, आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखनी है, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। 25,000 लोग जुड़े हुए हैं, सब आंसर्स लिख रहे हैं, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर रहे हैं। तो आप लोग भी आंसर सबमिट करो और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करना मत भूलना। रिव्यू करोगे तो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होती हुई नजर आएगी। चलो फिर यहाँ पे बात की जाती है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में। तो इस पूरे आर्टिकल से जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स है वो सब मैंने आपको नीचे निकाल कर प्रोवाइड करवा दिए हैं, क्योंकि आपके पास में कुछ कंटेंट रेडी होना चाहिए। तो एक अच्छा आर्टिकल है ये। देखो यहाँ पर क्या हुआ है ना, अभी रिसेंटली हमारा जो मॉनसून सेशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। उस मॉनसून सेशन में बहुत सारे बिल्स पास होते हैं, जैसा एंटी डोपिंग बिल हो गया, ये क्लियर हो गया है। उसके बाद में हमारे पास में और भी बहुत सारे बिल थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल था, उसका फैमिली कोड बिल था, ये कुछ बिल्स थे जो कि यहाँ पर क्लियर हो गए। एक बिल को हमने विड्रॉ भी किया है, वो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसके बारे में मैंने कल डिस्कशन किया था। अब हुआ क्या है, ये तो चलो मॉनसून सेशन की बात हो गई। इसी मॉनसून सेशन में एक और बिल लाने की बात की जा रही थी, वो थी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। अब जैसे ही इस बिल को लेकर आया गया, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, इतना ज़्यादा बवाल हुआ कि उसकी वजह से इस बिल को भेजना पड़ गया स्टैंडिंग कमेटी के पास में, कि भाई स्टैंडिंग कमेटी के पास में ये बिल जाएगा। बाद में इस कमेटी का काम ये होगा इस बिल को अच्छे से एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद में अपने कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशंस वगैरह ये कमेटी प्रोवाइड करवाएगी। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मेंशन किया जाता है कि देखो, बहुत सारे जो पावर इंजीनियर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल के अगेंस्ट में। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। कहाँ कहाँ पर, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान प्लस पंजाब के अंदर आप देख पाओगे, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है इस बिल के अगेंस्ट में। तो हम लोग वही समझेंगे इस बिल के अंदर आखिरकार था क्या ऐसा, लोग क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा विरोध कर रहे हैं इस बिल का। ध्यान रखना, बिल अभी क्लियर नहीं हुआ है। बिल क्लियर करने के लिए आया तो था, बट प्रोटेस्ट रहता हुआ कि जिसकी वजह से इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया। अब वो कमेटी इसको एनालाइज करेगी, उसके बाद ये बिल वापस से आने वाले टाइम पर चर्चा में आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 है ना, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यहाँ पर यह है कि मल्टीपल प्लेयर्स को इस इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर के अंदर ऐड करना, यानी पावर सेक्टर में ऐड करना। देखो अब यहाँ पर इस चीज़ को ना समझने की कोशिश करना। होता क्या है कि करंट टाइम पर जब आप लोग देख सकते हो तो इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर सेक्टर के अंदर दो बॉडीज़ मेजरली काम करती हैं। एक तो होता है पावर जनरेटर, यानी कि जो कि बिजली को बना रहे हैं, और दूसरा आपको देखने को मिलता है पावर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि डिस्कॉम जिसको बोलते हैं, या फिर डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिसको हम लोग बोलते हैं। अब जनरेटर की जब हम लोग बात करते हैं ना, इन पावर जनरेटर के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये लोग यहाँ पर बहुत सारी बिजली को बनाते हैं। डिस्कॉम के अंदर अभी तक क्या था, गवर्नमेंट का ही रोल था। सरकारी जो कंपनीज़ है वो यहाँ पर क्या करती हैं, इधर जनरेटर से बिजली को खरीदती हैं और ख़रीदने के बाद में इस बिजली को आपके घर तक पहुँचाती हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये पावर सेक्टर काम किया करता था। जनरेटर से बिजली ली गई और उसके बाद मतलब जिसने बिजली बनाई गई, जिसने बिजली बनाई उससे यहाँ पर बिजली ली, और फिर उसके बाद ये कंपनीज आपके घर तक इस बिजली को पहुँचा रही हैं। इतना क्लियर हुआ। तो इस बिल के अंदर बोला यह गया
कि जो ये सेकंड वाला सेक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वाला, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का भी एक रोल देखने को मिलेगा, लेकिन इस बिल के अंदर बोला जा रहा है कि अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी ऐड होंगी, तो मल्टीपल प्लेयर्स आ जाएंगे इस पावर सेक्टर के अंदर। प्राइवेट कंपनीज का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा, प्राइवेट कंपनीज भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरह वर्क करती हुई नजर आएंगी। क्लियर हो गया? इसी की वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है ज़्यादा, तो ये बिल के अंदर एक सबसे बड़ा बदलाव था। अब ऑब्वियस ही बात है, ये है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, तो मतलब यहाँ पे संशोधन करने की बात की जा रही है, चेंजेस करने की बात की जा रही है। तो इससे पहले एक्ट होगा ना, कोई कानून तो होगा, उसके अंदर तो बदलाव की जा रही है, सही बात है। तो इससे पहले का जो एक्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इसी के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोला ये क्या कि देखो, इस बिल से ये होगा कि कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, जो डिस्कॉम कंपनीज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, यहाँ पे सरकार थी पहले, प्राइवेट कंपनीज भी इसके अंदर आ गई। अब प्राइवेट कंपनीज जब इसके अंदर आ जाती हैं तो इससे क्या होगा, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक दूसरे के बीच में कंपटीशन चलेगा। मैं स्टोरेज दाम कम कर दूंगा, ये और कम कर देगा, वो और कम कर देगा, ऐसा यहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर कंज्यूमर्स को काफ़ी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्वालिटी वाइज भी, और यहाँ पे कॉस्ट के अंदर भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। ये बात हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या बताया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये तो आपने अमेंडमेंट के बारे में समझ लिया, क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका क्या आर्गूमेंट है, वो क्या बोलते हैं इस बिल के अगेंस्ट में, क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के थ्रू बोली गई है कि जैसा काम किया जा रहा है इस बिल के अंदर, इससे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो रहा है। अब फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास में स्पेसिफिक तरीके से पावर्स हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन वही स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है। रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जब आप लोग हमारे संविधान का 7वां शेड्यूल देखते हो तो 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, उसके बाद आपको स्टेट लिस्ट देखने को मिल जाएगी, तीसरी आपको कंकरेंट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो आइटम्स आते हैं उन आइटम्स के ऊपर कानून बनाने का हक हमारी राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो आइटम्स आते हैं उसके ऊपर कानून बनाने का हक हमारी राज्य सरकार का है। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट आते हैं उसके ऊपर कानून बनाने का हक कंकरेंट का है, मतलब कि स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंकरेंट के अंदर ही 38वें नंबर पर आने वाला आइटम है। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को जो लेकर जो लॉज बनाने की पावर है वो यूनियन प्लस स्टेट दोनों के पास में है। लेकिन ये जो बिल है ये पूरी तरह से डोमिनेट करा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के थ्रू। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डैमेज हो रहा है। एग्जैक्टली ये बात यहाँ पर मेंशन की जाती है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। फिर यहाँ पर क्या बोला गया, ये तो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के थ्रू पहला आर्गूमेंट दिया गया। दूसरा आर्गूमेंट दिया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को लेकर। बोला ये जा रहा है कि आज के टाइम पर जो फार्मर्स को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, या गरीबी की रेखा से जो नीचे वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो आने वाले लोग हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काफ़ी सारी छूट मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इस प्रकार की बातें भी प्रोटेस्टर्स के थ्रू बोली गई। तीसरा यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा रहा है, वो है डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत आसान से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है, एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर 2 सेक्शंस हैं। 2 सेक्शंस मतलब एक सेक्शन आपको ये देखने को मिलेगा। इस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस सेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है, सपोज़ यहाँ पे ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में मतलब यहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह आपको नज़र आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। दूसरा आपको ये वाला जो एरिया देखने को मिलेगा ये रेसिडेंशियल एरिया, यहाँ पे नॉर्मली लोग रहते हैं। तो ये यहाँ पर आप इस सोसाइटी को 2 तरीके से देख सकते हो, बांट सकते हो। अब जब आप लोग देखोगे इलेक्ट्रिसिटी की कहाँ पे, आपसे मैं पूछूं अच्छा बताओ इन दोनों एरिया में बिजली की कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो आप भी कहोगे भाई फैक्ट्री में बहुत रिक्वायरमेंट होती है, 24 घंटे बिजली चाहिए, है ना, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो होगा क्या कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके पास बहुत खुलकर चॉइस रहेगी। वो प्राइवेट कंपनीज क्या करेंगे, उठ के तुरंत यहाँ पे बैठ जाएंगी और इनको बिजली ज़्यादा दिया करेंगी, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिलेगा और यहाँ पे रेगुलर सप्लाई भी होगी। तो प्राइवेट कंपनीज क्या करने वाली हैं, बिजली इस वाले एरिया में देंगी। जब इस वाले एरिया में देंगी तो रेसिडेंशियल एरिया पीछे छूट जाएंगे, और रेसिडेंशियल एरिया पीछे छूट जाएंगे तो यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया को पूरा करने की, यहाँ पे बिजली प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसके पास में आएगी, हमारी गवर्नमेंट के पास में। क्योंकि यहाँ पे डिस्कॉम कंपनीज़ के अंदर भी गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी ऐड करने की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट तो है ही, प्राइवेट कंपनीज़ को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो प्रॉफिट मेकिंग वाले एरिया होंगे जहाँ से खूब सारा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, वो वाले एरिया पे तो हमारे प्राइवेट सेक्टर रूल करने लगेंगे।
लेकिन जो रेसिडेंशियल एरिया होगा जहाँ से कोई इतना प्रॉफिट मिलेगा नहीं, वहाँ पे सरकार को काम करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, आने वाले टाइम पर सरकार की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है वो बहुत बड़े लॉस में जाने वाली हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग एरियाज़ में खूब प्रॉफिट कमाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनीज बन जाएंगी कुछ टाइम पर, ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद में एक चीज़ और बोली जाती है, इस बिल का हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर और कंज्यूमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नंबर 1 इम्पैक्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स की मोनोपोली बन जाएगी। यानी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ना, वो अपनी पूरी की पूरी एक मोनोपोली को एस्टेब्लिश कर लेंगे। अब मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली एक इकोनॉमिकल टर्म है। इकोनॉमिक टर्म के अंदर जब बात करते हैं मोनोपोली का, तो मतलब होता है सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यानी एक बेचने वाला, खरीदने वाले अनेक। अब होता क्या यहाँ पर, तो प्राइवेट प्लेयर्स इस प्रकार से काम करेंगे कि कंट्री का जो पूरा का पूरा पावर सेक्टर है वो अपने अंडर में ले सकते हैं। ये यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। नंबर 1 इम्पैक्ट हुआ। नंबर 2 इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जब सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लॉस होने लगेगा तो यहाँ पर भी जो एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को रोज़गार मिला है, वो यहाँ पर ख़त्म होने लगेगा। तो ये था पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। अब यहाँ पे क्या मेंशन किया जाता है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट रेशनल फॉर द बिल। सरकार ने क्या बोला, सरकार का क्या लॉजिक है इस बिल के लिए। इतनी सारी चीज़ें को देखने के बाद सरकार क्या बोलती है। सरकार ने यहाँ पर 2 चीज़ें बोली हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये बोली है कि देखो ये जो बिल है ना, ये प्रोसेस को और सिंप्लीफाई कर देगा, कंपटीशन को बढ़ाएगा, लेकिन कंपटीशन एक अच्छी चीज़ के लिए होगा। यहाँ पे इससे कंज्यूमर्स को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ये सरकार का स्टेटमेंट है। नंबर 2 सरकार यहाँ पर बोलती है कि इस बिल की वजह से क्या होगा कि देखो इस बिल की वजह से यहाँ पर कोई भी फार्मर्स के ऊपर नुकसान नहीं पहुँचेगा। इस बिल के अंदर कोई भी ऐसे प्रोविज़न नहीं है जो कि एंटी फार्मर हो, ऐसा भी यहाँ पर सरकार ने बोला है। ठीक है ना। तो ये 2 स्टेटमेंट्स दिए गए। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। फिर अब होता क्या, यूपीएससी ने पता है इसी मतलब टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था साल 2016 के अंदर। क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ उदय आई स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। उदय जो है एक सरकार की स्कीम है, इसका पर्पज़ क्या है। ये आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको रीड कर लेना। वीडियो को पॉज करके मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ। तो उदय स्कीम का जो पर्पज़ है वो यहाँ पर है, आंसर नंबर डी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको रिवाइव करने का ये काम करता है उदय स्कीम। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से। नाउ आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर। नाउ ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है ये लिखा गया है चंद्रकांत लहारिया साहब के थ्रू। अब ये कौन है, इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये खुद यहाँ पर एक प्राइमरी केयर फिजिशियन है, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, वैक्सीन एक्सपर्ट हैं। तो इन्होंने कोविड को लेकर ही आर्टिकल लिखा है। कोविड के टाइम पे मुझे याद है इनके काफ़ी सारे एडिटोरियल्स आया करते थे, बहुत सारे हमने एडिटोरियल इनके डिस्कस भी किए हुए हैं। तो इस वाले आर्टिकल में यहाँ पर लहारिया साहब क्या मेंशन करते हैं, ये बात करते हैं, देखो कोरोना को काफ़ी टाइम हो चुका है। अब यहाँ पे कोरोना को ना एज अ कॉमन जैसे बीमारी होती है ना वैसे ट्रीट करना चाहिए। क्यों, उसके पीछे कई सारे यहाँ पर रीजंस दिए गए हैं, वही रीजंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, बस खाली आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलना, मैं आप लोग को चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। ईयरफोन्स लगा लो और पूरे एडिटोरियल डिस्कशन को आराम से सुनते हुए चलो। 1 सेकेंड रुक जाओ। हाँ तो जी, ऑथर क्या मेंशन करते हैं। ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो करेंट टाइम पर जो कोविड-19 है इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। लगभग कोरोना को आए हुए 29 मंथ्स हो चुके हैं, 29 महीने से ये लगातार कोविड चर्चा में है। अब कोविड को यहाँ पर एक पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी एक महामारी डिक्लेयर कर दिया गया। फिर उसके बाद में इंडिया के अंदर भी रेगुलर बेसिस पर केसेस नए नए निकल कर आए। इंडिया के अंदर अभी जनवरी के अंदर आपको पता होगा 3rd वेव भी देखने को मिली थी। जनवरी 2022 के अंदर तीसरी वेव आई थी जिसने अगेन यहाँ पर काफ़ी सारे इन्फेक्शंस फैला दिए थे। लेकिन करेंट टाइम पर सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है, काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी है। इनफैक्ट इतनी नॉर्मल हो चुकी है कि काफ़ी सारे देशों ने अपने यहाँ पर कोविड-19 से संबंधित जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी रोक टोक थी, वो सब हटा दी है या उसके ऊपर छूट देनी स्टार्ट कर दी है। भारत के अंदर भी हम लोग काफ़ी सारी वैक्सीन्स को डेवलप कर चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आज के टाइम पर हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं। फिर ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि देखो जो 3rd वेव आया था जनवरी 2022 के अंदर, उस 3rd वेव के बाद में भारत ने देखा है कि डेली बेसिस पर जो कोविड के केसेस हैं वो यहाँ पर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। केसेस लगातार डाउन हो रहे हैं। मार्च और अप्रैल में देखोगे तो केसेस काफ़ी कम हो गए थे।
अब जो डेली केसेस हैं वो यहाँ पर 18,000 के आसपास देखने को मिलेंगे, जो कि एक टाइम पे 50,000, 60,000, 80,000, 90,000 के आसपास केसेस निकल कर आ रहे थे, और ये भी अब बहुत कम हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। रीज़न क्या है इसके पीछे का? रीज़न है कि भारत ने वैक्सीनेशन को बहुत तेज़ी से प्रमोट किया, वैक्सीनेशन को हम लोगों ने बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ किया, जिससे हमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। अब यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि ऑथर ये बोलते हैं कि भारत ने इतना कुछ फोकस किया, तो अब इस कोविड-19 पैंडेमिक को ना एंडेमिक बना देना चाहिए। अब ये टर्म्स के बीच में एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। कोविड-19 आर्गुबली यहाँ पर एक एंडेमिक बन चुका है इंडिया के अंदर, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं बीमारियों की, तो बीमारियों के अंदर 3 टर्म आती हैं। एक तो हो गया पेंडेमिक, और एक हो गया एंडेमिक, और तीसरा होता है आउटब्रेक। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो ऑथर ने इन तीनों ही टर्म्स को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला यहाँ पर टर्म हम लोग समझते हैं पेंडेमिक के बारे में। अच्छा, एक सेकेंड को, यहाँ पर पहले एक और डेटा दिया गया। यहाँ पर डेटा ये दिया गया कि जो बीमारी है वो अब यहाँ पे कभी डिसअपियर नहीं होगी। उसके ऊपर मैं आगे आपके साथ में डिस्कशन करूँगा। फिलहाल अभी ऑथर यहाँ पर 3 चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताते हैं, पेंडेमिक, एंडेमिक और आउटब्रेक। देखो, आउटब्रेक का मतलब क्या होता है? आउटब्रेक यहाँ पर एक लोकलाइज्ड स्प्रेड है, यानी किसी छोटे से पर्टिकुलर एरिया में कोई बीमारी फैल गई, वहाँ पर आउटब्रेक हो गया इस बीमारी का, वो आउटब्रेक हो गया। जब बात करते हैं एंडेमिक की, तो एंडेमिक किसी एक देश के अंदर बीमारी फैल गई या उस देश के आसपास कुछ और देशों में फैल गई, तो कुछ मुट्ठी भर देशों के अंदर वो बीमारी फैल गई, तो वो बेसिकली एंडेमिक कहलाता है। पेंडेमिक जब पूरे दुनिया भर में बीमारी फैल गई, एक महामारी कहलाती है, वो होता है पेंडेमिक। तो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर फैलना, कुछ कंट्री के अंदर फैलना, या कुछ एक लोकलाइज्ड एरिया के अंदर फैलना, ये तीनों को बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, आउटब्रेक मतलब किसी लोकलाइज्ड एरिया के अंदर बीमारी का आउटब्रेक होना, एंडेमिक का मतलब किसी एक कंट्री के अंदर या कुछ कंट्रीज़ के अंदर बीमारी फैलना, पेंडेमिक का मतलब पूरे दुनिया में बीमारी फैल जाना, जिसको हम लोग महामारी बोलते हैं, वो पेंडेमिक होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब होता क्या है, एक कोई भी बीमारी होती है पहले आउटब्रेक होती है वो। जैसे कि कोविड की बात करें तो कोविड, ऑथर बोलते हैं कोविड की बात करें तो कोविड चाइना में स्टार्ट हुआ। अब कोविड चाइना में स्टार्ट होने के बाद में पहले ये आउटब्रेक हुआ था, कोविड चाइना के कुछ एरिया के अंदर फैला था। फिर उसके बाद में ये एंडेमिक बना, चाइना के आसपास वाले देशों में फैलने लगा, चाइना के अंदर फैलने लगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये पैंडेमिक बन गया। तो ये चीज़ हम लोग इन बीमारी के अंदर देखते हैं। और ऑथर ये भी बोलते हैं कि हमेशा यही चीज़ यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करते हैं किसी बीमारी में। कभी भी यहाँ पर उस बीमारी का जो सीवरनेस है वो मत देखना, यानी कि उससे कंपेयर मत करना कि बीमारी कितनी खतरनाक है। हालांकि कोविड भी काफ़ी खतरनाक था, लेकिन ये मत देखना कि हाँ कोविड बहुत खतरनाक है इस वजह से यहाँ पर वो पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया। नहीं, पैंडेमिक इसलिए डिक्लेयर कराया गया है क्योंकि वो पूरे बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर, दुनिया भर के अंदर बीमारी फैल चुकी थी। ठीक है ना, तो सीवरनेस के ऊपर कभी भी बीमारी को डिक्लेयर नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ऑथर मेंशन करते हैं कि देखो, जो नई नई बीमारियाँ आ रही हैं ना, ये कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती हैं। आप अगर सोच के बैठे हो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं बची रहती हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं ऑथर, यहाँ पर बात करते हैं चिकनगुनिया की। लो, चिकनगुनिया है, डेंगू है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी और भी रेस्पिरेटरी वायरसेस आपको देखने को मिलते हैं। ये सब आज के टाइम पर जो बीमारियाँ हैं, एक टाइम पे निकल कर आई थी, थोड़ी थोड़ी फैलती थी, ठीक है ना, किसी ने एक टाइम पे सुना ही नहीं था। फिर आज यहाँ पर कौन नहीं जानता, इसके बारे में जानता है सब कोई। तो ये बीमारी लंबे समय से टिकी पड़ी हैं और आज के टाइम पर भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे यहाँ पर कोविड-19 भी आपको देखने को मिलेगा, ये कभी भी डिसअपियर नहीं होगा। बस खाली क्या है, हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया। बाकी अगर हम लोग इतिहास में जाएं तो ऐसे कई सारी बीमारियां फैली हैं। एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंजा के पेंडेमिक निकल कर आए 20th सेंचुरी के अंदर। इन्फ्लुएंजा फैला, फ्लू फैला, ठीक है ना, ये सारी बीमारियां निकल कर आई थी, पता है। लेकिन पुराने ज़माने में खास बात क्या थी, वहाँ पे सिम्टम्स, उन बीमारियों के अंदर बहुत आराम से सिम्टम्स पता चल जाते थे, यानी लक्षण दिखने लगते थे। करेंट टाइम पर सिचुएशन इसलिए ख़राब हो जाती है कि यहाँ पे लक्षण नहीं दिखाई पड़ते, बीमारियां इतनी खतरनाक हो चुकी हैं। कोविड-19 पैंडेमिक का एग्जाम्पल ले लो तो ये असिम्प्टोमेटिक डिजीज़ है। ये तो भाई आप शुक्रिया करो वैक्सीनेशन को, नेचुरल वैक्सीनेशन को, जिससे कि हम लोग यहाँ पर आराम से चीज़ों को रिकवर कर पाए। नहीं तो फिर यहाँ पर लक्षण दिख नहीं रहे थे, और कैसे कैसे केसेस निकल कर आए जिसमें लक्षण बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे थे, या फिर थोड़े टाइम बाद नज़र आ रहे थे, और उतने टाइम पे वो इंसान बुरी तरह से उसको बीमारी को फैला दे रहा था। तो ये सिचुएशन पहले नहीं हुआ करती थी जैसे कि आज के टाइम पर हो रही है, ऐसा भी ऑथर मेंशन करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ नज़र आती है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में और क्या मेंशन किया गया, देखो यहाँ पर बोला ये जाता है कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि केसेस ज़ीरो हो जाएंगे कोविड के और बंद हो जाएगा बिल्कुल कोविड, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये कहीं ना कहीं ऐसा इन्फेक्शन जो है ये चलता रहेगा, और ऐसी कई सारी बीमारियाँ आई जो कि अभी तक यहाँ पर नज़र आती हैं, कहीं भी एलिमिनेट नहीं है, कहीं ना कहीं वो देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हो गया।
आगे फिर लास्ट में ऑथर क्या मेंशन करते हैं, लास्ट में ऑथर यहाँ पर एक और एग्जांपल देते हैं HIV एड्स का। तो HIV भी यहाँ पर एक एपिडेमिक आपको देखने को मिल जाता है, 1990s के अंदर ये बीमारी बना। फिर उसके बाद में HIV एड्स के जो केसेस हैं वो बेसिकली एंडेमिक बने, यानी कि किसी कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये पहले फैला करते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप लोग देखोगे तो ये कुछ और ज़्यादा लोगों के अंदर फैलने लगे, और करेंट टाइम पर तो इसको बहुत ख़तरनाक माना जाता है, और इसी की वजह से 26 से 27 हज़ार लोगों की जान जा रही है दुनिया भर में हर रोज़। तो ये मतलब अपने आप में प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और पता है एक प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है यार, ये बीमारी का कितनी ये बीमारी कितनी मैंने अभी 26-27 हज़ार बोल दिया ना, गलत बोल दिया मैंने, 30 हज़ार डेथ होती हैं हर साल, हर रोज़ इस HIV की वजह से। तो वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन पता है दिक्कत क्या, दिक्कत यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है, जैसे कोविड-19 में भी हमने देखा कुछ लोगों की जान गई। तो हुआ क्या, बताया ये गया कि कोरोना की वजह से, जैसे कि आज के टाइम पर कोरोना ना, कोविड को पैंडेमिक बोल रखा है कि एक महामारी है, लेकिन इसको एंडेमिक डिक्लेयर कर देना चाहिए। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि आप लोग ये देख रहे हो कि कोरोना की वजह से कितनी मौतें हो रही हैं, है ना, बहुत सारी, 50,000 60,000 ये सारी जान जा रही है सिर्फ कोरोना की वजह से जा रही हैं। तो ऑथर बोलते हैं ऐसा नहीं है, आप लोग ये बात ध्यान रखना, कोरोना की वजह से वो जान नहीं गई हैं, उसमें जितनी भी लोगों की जान गई है वो पूरा का पूरा मिक्सचर है। कई सारी बीमारियां और भी हैं, लेकिन अब कोरोना सबसे ज़्यादा चर्चा में, तो सारी चीज़ें कोरोना के ऊपर डाल दी गई। तो इस वजह से अभी भी इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर रखा है, वो बात बिल्कुल गलत है। इसको यहाँ पर एक नॉर्मल कंडीशन में लेकर आओ, जैसे जनरल हेल्थ सर्विस होती है वैसे यहाँ पर हेल्थ सर्विस की तरह कोरोना का ट्रीट करो। क्योंकि जब आप लोग डेथ के बारे में देखते हो ना, जब यहाँ पे बात की जा रही है यार कोरोना की वजह से डेथ हुई है, नहीं, इसमें आप एस्टिमेशन देखोगे, मैं आपको ऑथर एक डेटा बोलते हैं वो बताता हूँ। हर रोज़ 26,000 से लेकर 27,000 तक, 26,000 से लेकर 27,000 तक लोगों की जान जाती है। किसकी वजह से, बुढ़ापे की वजह से और भी कुछ कंडीशंस की वजह से। फिर उसके बाद में 120 डेथ हो रही हैं हर रोज़, किसकी वजह से, प्रेगनेंसी से संबंधित इश्यूज़ की वजह से। फिर उसके बाद में 350 से लेकर लगभग 600 के आसपास डेथ हो रही है रोज़, किसकी वजह से, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। 1400 के आसपास यहाँ पर डेथ हो रही है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से रोज़ाना। 2000 डेथ हो रही है यहाँ पर बच्चों के अंदर अलग अलग कारण की वजह से। 4000 डेथ हो रही है किसकी वजह से, जो कि यहाँ पर तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, उसकी वजह से। तो ये इतना सब यहाँ पर इतनी सारी लोगों की जान जा रही है अलग अलग रीजंस की वजह से, और नाम किसके ऊपर डाल दिया गया, कोविड के ऊपर। तो ऐसा नहीं है, कोविड यहाँ पर अब इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं बचा है। यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखना है सिर्फ और सिर्फ हेल्थ प्रायोरिटी के ऊपर ध्यान रखो, और कोविड को यहाँ पर एक नॉर्मल डिजीज़ की तरह ट्रीट करो, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा ये पर्टिकुलर एडिटोरियल समझ में आ चुका है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इशू पर आते हैं। अब जो अगला एडिटोरियल है ना, वो यहाँ पर बात करता है इसके बारे में, द ग्रामर ऑफ VIP सिक्योरिटी। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा गया है ई दामोदर साहब के थ्रू, और ये कौन है तो इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। इन्होंने मेंशन किया है सिक्योरिटी के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं उनके सिक्योरिटी के बारे में क्या बोलते हैं, ये आओ समझते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात, यहाँ पर इन्होंने ये एडिटोरियल क्यों लिखा है, उसके पीछे का रीज़न है। एडिटोरियल लिखने के पीछे के कारण होते हैं, तो ये कारण क्या है, नंबर 1 कारण यह है कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे साहब, उनका एसेसिनेशन हो जाता है, उनको मार दिया जाता है। और उनका जो एसेसिनेशन होता है वो बिल्कुल सिमिलर था जैसा कि राजीव गांधी जी का हुआ था। आपको पता होगा इंडिया के अंदर जो राजीव गांधी जी थे, ये भी उस समय पर जब इनको मार दिया गया था तो ये भी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, और शिंजो एबे साहब भी इलेक्शन की कैंपेनिंग ही कर रहे थे। तो बिल्कुल राजीव गांधी जी की तरह ही डेथ हुई है जैसे शिंजो एबे साहब की मतलब राजीव गांधी जी की तरह ही डेथ हुई जैसे शिंजो साहब की अभी हमने डेथ देखी है, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। हालांकि आपको पता होगा शिंजो एबे साहब को यहाँ पर मारने वाले व्यक्ति कौन था यहाँ पर, वो व्यक्ति आप देख पाओगे तेत्सुया यामागामी। और इधर राजीव गांधी जी को मारने वाली यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम है धनु, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। वो चीज़ें मेंशन की गई हैं। अच्छा, ये कैसे, मतलब इनका असैसिनेशन कैसे हो गया, इतनी भीड़ में कैसे हो गया, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं VIP सिक्योरिटी के अंदर चूक थी। इतने इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, इनकी सिक्योरिटी को थोड़ा ध्यान में रखा जाए, बट सिक्योरिटी के अंदर कहीं ना कहीं चूक देखने को मिली है, ठीक है ना। जब हम लोग करेंट टाइम पर सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो सिक्योरिटी के अंदर 2 मेजर प्रिंसिपल्स नज़र आते हैं VIP सिक्योरिटी में। 2 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है एंटी सैबोटेज चेक का, ध्यान रखना, एंटी सैबोटेज चेक आता है। और दूसरा यहाँ पर प्रिंसिपल इसके अंदर होता है, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, एक सेकेंड को, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल,
ठीक है ना। ये दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है हमेशा जब भी यहाँ पर कोई भी किसी वीआईपी सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है। तो एंटी सबोटेज चेक मतलब क्या होता है कि मान लो एक जगह है जहाँ पे एक बड़ा इवेंट होने वाला है। अब इस जगह पर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ रही है। अब आने से पहले क्या होगा, जो भी प्रोटेक्टी होगा, प्रोटेक्टी मतलब जिसको प्रोटेक्शन देनी है हमें, जिसको यहाँ पे बचाना है, तो क्या होगा, उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको उस एरिया की पूरी तरह से छानबीन करनी होगी, है ना। जहाँ पे इवेंट होने वाला है वहाँ पे आप पूरी तरह से सर्च करो, पूरी तरह से यहाँ पर आप लोग चीज़ों को देखो। ऐसा यहाँ पर किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर मेंशन किया जाता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि मान लो इवेंट स्टार्ट हो गया, अब वो जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वो आ चुके हैं, ये वाली कंडीशन आने से पहले की है। अब यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल के अंदर वो पर्सनैलिटी आ चुकी हैं। अब वो जब आ चुके हैं तो अगेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कोई भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन उनके पास तक ना जाए। अनचेक्ड पर्सन यानी जिसकी चेकिंग ना हुई है वो यहाँ तक ना जाए। अनऑथोराइज्ड पर्सन को बिल्कुल भी अलाउ ना किया जाए। तो ये चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन दी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर हमने जो अभी केस देखा, किनका, शिंजो एबे साहब का। शिंजो एबे साहब का केस ये था कि यहाँ पे जो व्यक्ति पहुँचा है गन लेकर वो अनचेक्ड था, उसकी प्रॉपरली चेकिंग नहीं की गई। अगर चेकिंग की जाती अच्छे से कि यहाँ पर उसके पास गन वगैरह है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के अंदर चूक थी। तो वो चीज़ें यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर ऑथर लास्ट में बोलते हैं कि भैया हमें कुछ डिटेल्स के ऊपर ना थोड़ा सा जोर देना होगा, उसके ऊपर अटेंशन पे करना होगा। सबसे पहली चीज़, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको थोड़ा सा और ज़्यादा सेंसिटिव होना होगा। हर एक इवेंट जो भी हो रहा है वहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जा रहे हैं उनकी विजिट से पहले ही आपको वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा देना है। वो सेंसिटाइज हो जानी चाहिए, उस पूरे एरिया की छानबीन कर लेनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि यहाँ पर उस प्लेस को सिक्योर बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा ना हो कि मान लो एक व्यक्ति है, होता क्या है कि मान लो एक व्यक्ति बिल्कुल सिमिलर जगह जा रहा है, एक व्यक्ति मान लो राजभवन रोज़ाना जा रहा है। अब रोज़ाना जा रहा है तो उसकी सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी चूक कर दी जाती है। तो ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन चूक ही उसी दिन यहाँ पर घटना घट सकती है। क्योंकि रोज़ाना वो विजिट कर रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं, तो सोचते हैं यार क्या होना है, कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन वही फिर अगर जिस दिन सिक्योरिटी की चूक अंदर सिक्योरिटी में चूक हो जाती है वो उस दिन ही प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, ये बताया गया। तो जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो चेन की तरह है, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग चेन की तरह यहाँ पर मेंशन किया जाता है। अब एक और चीज़ मेंशन करते हैं ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो भी प्लेस ऑफ फंक्शन है, जहाँ पर फंक्शन हो रहा है, जहाँ पर भी हमारे वीआईपी जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो आके रुके हुए हैं, तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी होगी। जो लोग हैं प्रॉपरली उनकी चेकिंग करो। क्योंकि यहाँ पर जो शिंजो एबे साहब की डेथ हुई, जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट किया ऑथर ने, कि जो यहाँ पे व्यक्ति थे वो अनडिटेक्टेड था, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि अनडिटेक्टेड कोई भी इंसान हो, कोई भी अनआइडेंटिफाई हो, उसको आप लोग भेजो। इनफैक्ट कोई जानने वाला भी है जो कि बिल्कुल खास नहीं है, उसको भी यहाँ पे नहीं भेजना है उनके पास में, ऐसा बोला गया। तो इस प्रकार की सिक्योरिटी होगी तब हम लोग अपने इंपॉर्टेंट पर्सन्स को बचा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर ई दामोदर साहब मेंशन करते हैं। आई होप आपको ये पर्टिकुलर एडिटोरियल बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब फटाफट हम लोग अपनी आज की वोकैब्स को कवर करते हैं। आज के वोकैबलरीज क्या क्या हैं, तो ये पूरा का डिस्कशन था हमारा द हिंदू की शॉर्ट न्यूज़ प्लस लॉन्ग न्यूज़ प्लस इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग हम लोगों ने कवर कर ली है। वोकैबलरी की बात करें तो आज का फर्स्ट वोकैब आता है कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस मतलब होता है विवाद। उसके बाद दूसरा आता है एक्सुपलेटेड, तो ये एक्सकल्पेटेड, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। एक्सकल्पेटेड की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है दोष मुक्त, यानी कि आप कह सकते हो कि मतलब कोई निर्दोष कह सकते हो। फिर यहाँ पर तीसरा मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी मतलब नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर डिजीज़। मोर्बिडिटी मतलब कुछ लोग जो कि यहाँ पर किसी बीमारी से अफेक्टेड हो। चौथा आता है आउटक्राई। आउटक्राई मतलब कड़ा विरोध करना। पांचवा आता है वोकैब सैल्वेज। सैल्वेज मतलब क्षति से बचाना, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। क्षति से बचाने का मतलब जो बैड सिचुएशन है उसको सही कर देना, ये बेसिकली कहलाता है सैल्वेज। तो ये इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे जो कि आप लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। बाकी आते हैं हम लोग अपने वीडियो की समाप्ति की तरफ, और साथ ही साथ यहाँ पर
प्रीलिम्स के क्वेश्चन के साथ में समाप्त करेंगे। तो जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था पीवीटीजी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा 1, 2 एंड 4 ओनली। यानी कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको लेकर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पर आप दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट देख पाओगे और साथ ही साथ में यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 1, 2, 4 करेक्ट है, ये बेसिकली यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो जहाँ पे बोला गया है थर्ड स्टेटमेंट बोला गया है कि टोटल 95 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, तो ये रॉन्ग डेटा है। अच्छा बताओ कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कितने पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स अंदर पीवीटीजीज के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ टोटल नंबर, ठीक है ना। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।